जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट संधि। संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, वो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं डिटेल में। अब हम इस वीडियो में करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि, तो जैसा गाइस आपको पता है कि ये नियमों में काफ़ी बंद है ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए आपको कठिन लगता है थोड़ा सा ये। लेकिन जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि यदि आप किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक वह काम हमें नामुमकिन ही लगता है। जब तक आप इसे सीखोगे नहीं तब तक आपको ये नामुमकिन लगेगा, लेकिन जब आप सीख लोगे तो ये आपको मुमकिन लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यदि व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आ जाए तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन से परे या तो स्वर हो या व्यंजन हो तो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वहाँ व्यंजन संधि होगी। तो इसके नियम देख लेते हैं। पहला, क च ट त प के बाद यदि कोई स्वर हो, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य र व ह में से कोई वर्ण हो तो क को हो जाएगा ग, च को हो जाएगा ज, ट को ड हो जाएगा, त को द हो जाएगा और प को ब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिक प्लस अंबर, ये दिगंबर कैसे बना? अब यहाँ क है प्लस कोई भी स्वर, यहाँ अ है तो क प्लस अ यहाँ ग में परिवर्तित, यानी क को क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो ये बना दिगंबर। अब यहाँ जगत प्लस ईश, ये बना जगदीश। अब यहाँ त है और यहाँ ई है, कोई भी स्वर है तो त को यहाँ क्या हो जाएगा, द, तो ये बना जगदीश। तो ये था हमारा गाइस पहला नियम, काफ़ी इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क च ट त और प के बाद यदि म या न हो तो क को ड हो जाएगा, च को य हो जाएगा, ट को ण और त को न तथा प को म हो जाता है। ठीक है, जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ कैसे बना? अब ये यहाँ क्या है, त, और इसके परे क्या है, न। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब यहाँ हमें देखना होता है पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला। ठीक है, अब यहाँ त है और यहाँ न है। अब यहाँ त है तो त के बाद क्या है, न, तो त को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जगन्नाथ। तो ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? त के बाद यदि च या छ हो तो त को च हो जाता है। ठीक है, त के बाद यदि च या छ हो तो त को च ही होगा। ठीक है, जैसे उत प्लस चारण, ये क्या बना, उच्चारण। त प्लस च, यहाँ च हो जाएगा तो ये बन जाएगा उच्चारण। चौथा देखते हैं। त के बाद यदि ज या झ हो तो त को ज हो जाएगा। जगत प्लस जननी, ये बना जगत जननी। अब यहाँ त है, त के बाद क्या आया यहाँ पर, ज, तो त को क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, तो वह बन जाएगा जगत जननी, त को ज हो जाएगा। आगे देखते हैं। त के बाद यदि ट या ठ हो तो त को ट हो जाएगा, जैसे तत् प्लस टीका। अब यहाँ त है और यहाँ ट है तो त के बाद ट आया तो यहाँ त को ट हो जाएगा, वो बन जाएगा तट्टिका। ठीक है, काफ़ी इजी चल रहा है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। यदि त के बाद ड या ढ हो तो त को ड हो जाता है, वो कैसे? जैसे उत प्लस डयन है, ये उड्डयन कैसे बना? यहाँ त है और इसके बाद क्या है, ड, तो यहाँ त को ड हो जाएगा, वो बन जाएगा उड्डयन। आगे बढ़ते हैं। त के बाद ल हो तो त को ल हो जाता है, जैसे उत प्लस लास, ये क्या बना, उल्लास। अब वो कैसे बना? जैसे उत प्लस लास। अब यहाँ त है, त के बाद क्या है, ल, तो यहाँ त को भी क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो वो बनेगा उल्लास। आगे बढ़ते हैं। त के बाद यदि श हो तो त को च हो जाएगा, और यदि श हो तो त को तो च हो जाएगा और श को छ हो जाएगा, वो कैसे? जैसे उत प्लस श्वास, ये उच्छ्वास कैसे बना? जैसे त के बाद यहाँ क्या आया, श,
ये नियम था हमारा, यदि त के बाद श हो तो जो जो त है उसको च हो जाएगा, श है उसको छ हो जाएगा, इसलिए त की जगह च और श की जगह छ, तो ये बना उच्छ्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि त के बाद ह हो तो त को द तथा ह को ध हो जाता है। वो कैसे? पत प्लस हति, पद्धति कैसे बना? अब ये नियम क्या, त के बाद ह, यहाँ भी हमारा त के बाद ह है तो त को क्या हो गया हमारा द, और ह को हमारा क्या हो गया ध, तो ये क्या बना पद्धति, यानी त प्लस हो तो त को द हो जाएगा और ह को ध हो जाएगा। ये थे हमारे त संबंधी नियम। अब म संबंधी नियम क्या क्या हैं? यदि म के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो म को या तो अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कैसे? ये या वर्ग के पंचम वर्ण में वो बदल जाता है, जैसे सम प्लस घर्ष। तो यहाँ हमारा जो म है उसे अनुस्वार हो गया तो वो बन गया संघर्ष। अब यहाँ है अहम प्लस कार, ये बनेगा अहंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म के बाद यदि य र ल व या श स और ह हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस सार। अब यहाँ म के बाद क्या आया हमारा स, ये नियम है ना, स आ जाए तो वहाँ म को अनुस्वार हो जाता है, तो म क्या हो गया अनुस्वार हो गया, ऊपर संसार बन गया ये। ठीक है, आगे म के बाद यदि कोई स्वर हो या मई हो या राज या राट हो, शब्दों में होगा ये, तो म को म ही रहता है, जैसे सम प्लस राट आ गया यहाँ पर। ये तो वैसे है, या इसमें आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सम प्लस राट। अब यहाँ म का तो म ही रहा ना, म को म ही रहेगा, वो बन गया सम्राट। आगे है सम प्लस आदर, ये बनेगा समादर। अब यहाँ भी म तो म ही रहा ना, कोई डिफरेंस नहीं हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा म संबंधी नियम। आगे देखते हैं। री र और श के बाद यदि न आ जाए तो वह ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे भाष प्लस न। अब यहाँ श है, श के बाद हमारा आया न तो वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब री है, री के बाद हमारा न आया तो वो न है जो वो ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो बनेगा ऋण। तो ये थी गाइस हमारी व्यंजन संधि और उसके नियम। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसे देखकर, बस ये मैंने सिंपल नोट्स के माध्यम से आपको समझा दिया है। बस आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना क्या क्या इसके नियम है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि पे। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वहाँ व्यंजन संधि होती है। विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वहाँ विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम क्या है, पहला देखते हैं। विसर्ग क्या है, ये है का, श और स में परिवर्तित होना। अब यदि छ आ जाए तो श होगा विसर्ग के बाद। यदि क ख ट ठ प फ आ जाए तो षटकोण वाला जिसे आप बोलते हो, तथा त या थ हो तो वो स में परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नी प्लस छल। अब यहाँ विसर्ग के बाद छ आ गया हमारा। हमने क्या नियम पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग का श और स में परिवर्तित होना। यदि छ आ गया हमारा विसर्ग के बाद तो वह परिवर्तित हो जाएगा श में, ऐसे परिवर्तित हो गया। देखो हमारा श आ गया, यहाँ पर निश्चल हो गया। अब यहाँ नी प्लस फल, अब विसर्ग के बाद क्या आया, फ आया। अब हमने पढ़ा है कि यदि फ आएगा तो वो श में परिवर्तित होगा, तो ऐसे यहाँ श निष्फल हो गया। ये था पहला नियम, यानी विसर्ग का श और स में परिवर्तित होना। आगे देखते हैं विसर्ग का र में परिवर्तित होना, यानी विसर्ग से पहले यदि अ और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब ये समझो आप, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये क्या है। जैसे हमने नाम दिया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये नाम हमने दिए हुए हैं। तो
जो वर्ग है, यानी जैसे कवर्ग है तो उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होगा? कवर्ग है, जैसे क ख ग, ग इसका तीसरा हो गया, घ इसका चौथा हो गया और पांचवा ड हो गया। ठीक है, तो ये है यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व और ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे धू प्लस बल, यानी अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर है कोई और बाद में कोई और स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा है पांचवा वर्ण। अब यहाँ ब है तो ये कौन से वर्ग का? पवर्ग का है, ये तीसरा वर्ण प फ ब है ना। तो यहाँ विसर्ग को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो वो बन जाएगा र हो जाएगा, तो दुर्बल हो जाएगा। ऐसे पुनर्जन्म है पुनः प्लस जन्म, वो भी यहाँ र हो जाएगा तो वो हो जाएगा पुनर्जन्म। तो ये था विसर्ग का र में परिवर्तित होना। आगे है विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना। कैसे? विसर्ग से पहले यदि अ हो तथा बाद में अ हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व और ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मनः प्लस बल। अब यहाँ विसर्ग है लेकिन इससे पहले किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है, तो विसर्ग से पहले हमारा अ आ गया और यहाँ है ब, यानी किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब यहाँ पवर्ग का तीसरा वर्ण आया है प फ ब, यहाँ ब है तो ऐसे होने से ओ यहाँ पर हो जाएगा तो ये बन जाएगा मनोबल। आगे है मनः प्लस रंजन। अब यहाँ अ की साउंड है पहले, ठीक है, और यहाँ है र आया तो वो विसर्ग ओ में हो जाता है, तो यहाँ भी मनोरंजन हो गया। ये आगे विसर्ग का लोप होना यानी लुप्त होना। विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व स्वर या बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है यानी विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब ये ह्रस्व स्वर क्या है? यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, तो वो कैसे? जैसे निहि प्लस रस। अब विसर्ग से पहले क्या है? ह्रस्व स्वर है निहि, एक उच्चारण में कम समय लगा तो बाद में क्या है? र है, तो यहाँ जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग है जो वो लुप्त हो जाता है, वो बन गया हमारा नीरस। और ऐसे ही निहि प्लस रज, यहाँ भी पहले ह्रस्व स्वर और बाद में र आ गया तो जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और विसर्ग है जो वो लुप्त हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नीरज। तो ये था मेरा तरीका भी आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताने का। इसके नियम कुछ कठोर तो हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये काम मुमकिन है, आप कर सकते हो इसे। ठीक है, समझ के अच्छे से। तो ये था मेरा तरीका आपको इनके बारे में बताने का। आई होप गाइज विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।